नमस्कार। वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, लेक्चर नंबर 27 है। यहाँ पर हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड विद द वर्ब्स, हाउ दे चेंज अकॉर्डिंग टू द वर्ब्स, मीन्स कॉन्कॉर्ड ऑफ प्रोनाउन विथ वर्ब। प्रोनाउन एग्रीमेंट में होना चाहिए वर्ब के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से। वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Particularly, this lecture is not for spoken English purpose. It is purposely meant for those who are appearing in competitive examinations. Competitive examination में बहुत कुछ ऐसी इंट्रिकेट चीजें पूछी जाती है और जिसके बारे में जरूरी जानकारी इस टॉपिक के अंदर हमने कवर की है, तो इसे थोड़ा सा उन लोगों ने ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन बोलचाल की भाषा में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो इसको देखने के लिए या इसको समझने के लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मैं शुरुआत में ही आपसे स्पष्ट कर दूं। बहरहाल देखिए, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन से तात्पर्य है नाउन के बदले आने वाला, विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। हम बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे राम मेरा भाई है, राम तीसरी क्लास में पढ़ता है, राम मुझसे छोटा है। ये बार बार राम राम को रिपीट हम नहीं करते। या किसी भी चीज का नाम है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा अरबी समुद्र में समा जाती है, गंगा इतना लंबा सफर तय करती है। बार बार गंगा गंगा बोलने की बजाय हम बोलते हैं गंगा हिमालय से निकलती है, वो अरब की खाड़ी में जाकर के समुद्र के साथ मिलती है। राम मेरा भाई है, वो दूसरी क्लास में पढ़ता है, या वो मुझसे छोटा है। तो वो, वह, यह, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जो हम बार बार नाउन को रिपीट करने की बजाय इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोनाउन। प्रो मीन्स कमिंग इन प्लेस ऑफ। तो ये नाउन जो होते हैं वो किसी भी चीज का नाम है, चाहे टेंजिबल चीज हो, इनटेंजिबल चीज हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कल्पना हो। इन सब के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोनाउन सिर्फ आई, वी, ही, शी, इट यहां तक सीमित नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे भी शब्द हैं जो हमें कई बार ये महसूस हो सकता है कि ये प्रोनाउन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें धिस, तो धिस ये जो शब्द है ये एक प्रोनाउन है। इसी धिस के बाद में अगर कोई नाउन आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये धिस एडजेक्टिव बन गया। प्रोनाउन ये वर्ब के पहले आता है, क्योंकि जैसे नाउन पहले आता है वैसा वर्ब के पहले आता है। कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जो नेसेसरीली बाद में आते हैं, अंत में आते हैं सेंटेंस के। तो इन सब का थोड़ा सा हम देखेंगे इस चैप्टर में, और इसके बाद में भी जो वीडियोस आएंगे एक दो, उसके अंदर भी इसको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा मामला है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से प्रोनाउन है, और ये हम एक एक करके इसके क्या प्रकार है और कैसे वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में। इस प्रकार के ये प्रोनाउन की मैंने लिस्ट दी है, उसके अर्थ भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं। उनके कुछ प्रकार है, ये मैंने बताया जैसे कि एकेडमिक इंटरेस्ट की बात है, लेकिन इसकी जानकारी हो तो अच्छी बात है सभी के लिए। एक होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये एक किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम विशेष के लिए लगते हैं, और इनकी केस भी होती है, यानी कि इसकी जो भूमिका है सेंटेंस के अंदर, वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वर्ब का, उसके आधार पर भी। जैसे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस हमने नाउन के संदर्भ में देखा था, वैसे प्रोनाउन में भी सब्जेक्टिव और या नॉमिनेटिव केस होता है।
जब ये वर्ब के पहले आता है, हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब के पहले आएगा और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के रूप में काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके बारे में बात हो रही है, ऐसा जब होता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस में माने जाते हैं। दे वर्क एज सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस और ये हमेशा शुरुआत में आते हैं। बहुत बार ऐसे ही रचना होती है कि वो शुरू में आते हैं, जैसे ही इज अ टीचर यानी वह एक शिक्षक है, वी आर स्टूडेंट्स यानी हम विद्यार्थी हैं। इट के साथ एक ध्यान में रखना कि इट के बाद अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो इसके दो अर्थ होते हैं, इट इज और इट हैज। ये हैज आएगा या इज आएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसके बाद में कौन सा शब्द आ रहा है। इज के बाद में या तो कोई नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा या कोई एडवर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ डॉग, नाउन आया। इट इज गुड, ये अच्छा है। इट इज हियर, वो यहां है। तो हमने क्रमशः एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल किया है। लेकिन इट हैज आएगा, इसका माने ये है कि इसके बाद में कोई ना कोई नाउन आ सकता है। पॉजेसिव वाली बात बताना है तो किसी के पास पोजेशन बताना, या इट हैज ग्रीन कलर या इस प्रकार का, या इसके बाद में कोई वर्ब ऐसा आ सकता है जो पास्ट पार्टिसिपल में हो। इट हैज फिनिश्ड या इट हैज बीन डन या इस प्रकार के सेंटेंस। इट हैज बीन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, जैसे पैसिव वॉइस में ये इसके बाद में बीन आ गया या पब्लिश्ड आ गया। ये ऐसे सेंटेंसेस है कि जब वो हैज के रूप में काम करता है। तो ये देखना होता है इसके बाद में आने वाले शब्दों के आधार पर इट इज है या इट हैज है, ये तय होता है। इट्स, अगर यहां अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है तो इसके माने है उसका। कोई बेजान चीज है उसको हम इट से संबोधित करते हैं और जब उसका बोलना है तो हम इट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स कलर इज वाइट या दिस इज इट्स टेल, या ये जो भी कह सकते हो, यानी इसका रंग सफेद है। इट्स प्राइस इज मच, इसकी कीमत ज्यादा है, लाइक दिस। तो इट्स टेल इज वाइट ऐसा कहा है मतलब इसकी पूंछ सफेद है, ऐसा कह सकते हो। जिस प्रकार ये कुछ प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होते हैं यानी कि सब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी कि वर्ब के पहले आते हैं, वैसे ही कुछ प्रोनाउन वर्ब के बाद आते हैं और वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी वो क्रिया का भोक्ता होते हैं, कर्ता नहीं होते। यहां पर मी, आय अगर सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। ही सॉ मी, उसने मुझे देखा। अस यानी हमें, शी टॉट अस, उसने हमें पढ़ाया। यू यानी तुम्हें, आपको, तुझे, कुछ भी कह लो। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया। हिम यानी उसको, हर यानी भी उसको, कोई महिला है तो। इट यानी उसको, किसी वस्तु को। आई सॉ इट यानी मैंने उसे देखा, किसी चीज को देखा, व्यक्ति के लिए नहीं, वस्तु के लिए। देम यानी उन्हें, मैंने उन्हें बताया। आई टोल्ड देम, लाइक दिस। दे लव अस, वे हमें मोहब्बत करते, प्यार करते। सेंड लेटर टू हिम, अब ये देखिए ये एक प्रीपोजिशन टू के बाद में आया है। हम ये भी कह सकते हैं सेंड हिम अ लेटर। सेंड के बाद में भी हिम आया तो इसके माने ये है कि वर्ब के बाद आया। सेंड हिम अ लेटर यानी उसे पत्र भेजो। इसी को सेंड ए लेटर टू हिम ऐसा भी कहा जा सकता है। यहां देखिए एक आज्ञा देने वाला सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं। तो सेंड हिम अ लेटर मीन्स यू सेंड हिम अ लेटर। इसका ध्यान में रखना है कि बट, एक्सेप्ट और लेट, ये तीन शब्दों के बाद में जो भी कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यानी कि इन शक्लों में होता है, मी, अस, यू। जैसे लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट के बाद में जो आया शब्द है वो हिम आया है, लेट ही गो नहीं होगा। तो लेट के बाद में ये जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होता है इस लेट का। तो लेट हिम गो, लेट मी गो, लाइक दिस। लेट हर प्ले, उसको खेलने दो। लेट देम स्लीप, उन्हें सोने दो। कॉल एवरीवन एक्सेप्ट हर, एक्सेप्ट के बाद में एक्सेप्ट शी नहीं होगा। कॉल एवरीवन एक्सेप्ट शी नहीं होगा, ध्यान में रखना। उसके अलावा सबको बुलाओ ऐसा कहना रहा तो कॉल एवरीवन एक्सेप्ट हर होगा, ये ध्यान में रखना है। ये कुछ ऐसे शब्द है जिनके बाद में
ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ये कुछ ऐसे प्रेपोजिशन टाइप का आ गया है यहाँ पर, एक्सेप्ट लाइक दिस। एवरीवन वाज पेड बोनस बट हिम। ये बट के बाद में भी बट हिम, बट मी, कॉल एवरीवन बट हिम, यानी उसको छोड़ के सबको बुलाओ, इस प्रकार के सेंटेंसेस। तो इन शब्दों के बाद में जो भी हम डालना चाहते हैं उसे ऑब्जेक्टिव केस में नेसेसरीली रखना होता है। फिर एक होता है पजेसिव, पर्सनल प्रोनाउन का शक्ल होता है पजेसिव। ये हमेशा आखिरी में आते हैं और इसकी सूरत होती है माइन, यानी मेरा। ये माय नहीं है, ये माइन अलग है, ये प्रोनाउन है। माय जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। योर्स, यहाँ पे योर नहीं लिखा हुआ है, ध्यान में रखना है, ये योर्स है और एस के पहले कोई अपोस्ट्रोफी नहीं है। योर्स, हिज, हर्स, अगेन यहाँ पर भी कोई अपोस्ट्रोफी नहीं है। देयर्स, इट्स, आर्स, OURS, आवर्स नहीं बोलते हैं, इसको आर्स बोलते हैं। इसके माने है हमारा, उनका, उसका, लाइक दिस। दिस कैप इज माइन, और ये आखिरी में आता है सेंटेंस के, दिस कैप इज माइन। यह कैप, यह टोपी मेरी है बोलने के लिए दिस इज माई कैप भी बोल सकते हो, या दिस कैप इज माइन भी बोल सकते हो। यहां पर माइन यानी मेरा, और ये अंत में आता है, ध्यान में रखना। दिस बुक इज योर्स, यानी यह किताब तुम्हारी है। द कॉपी इज हर्स, यानी यह किताब, यह कॉपी उसकी है, किसी महिला की। दिस स्कूल इज आर्स, यानी यह स्कूल हमारा है। दैट स्कूल इज देयर्स, यानी वह स्कूल उनका है, दूसरे लोगों का। एक पजेसिव के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन सब के हम इस्तेमाल देखेंगे। माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ, इस प्रकार से ये इनके ये ऐसी शक्ल होती है। और यहां क्या होता है कि जो एक्शन करने वाला होता है उसी के ऊपर वो एक्शन होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। जैसे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को आईने में देखा, ऐसे टाइप के इसमें सेंटेंसेस होते हैं। इसको हम अभी थोड़ा अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये कुछ शब्दों के बाद में, कुछ वर्ब्स के बाद में नेसेसरीली आते हैं, आवश्यक रूप से ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एब्सेंट, एड्रेस, अवेल, प्लूम, एंजॉय, प्रेजेंट, प्राइड, रिजाइन, हाइड, एक्सर्ट, अप्लाई, एक्विट। ध्यान रखना इनके पास्ट टेंस में भी यही आएंगे, एसर्ट। ये कुछ ऐसे वर्ब है जिनके बाद में नेसेसरीली रिफ्लेक्सिव फॉर्म में प्रोनाउन आता है। ये कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स है और इसमें सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनता है। इसको हम देखेंगे। ही एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम कॉलेज एवरी डे। अब ये देखिए, ही एब्सेंट्स हिमसेल्फ। ही एब्सेंट्स से क्या मतलब होगा? ही एब्सेंट्स यानी वह गैर हाजिर रखता है, किसको? खुद को, मतलब वो खुद गैर हाजिर रहता है, इस प्रकार से। ही एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम कॉलेज एवरी डे, वो रोज कॉलेज से एब्सेंट रहता है। इसके कहने के लिए ये एक तरीका है। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ कैजुअल लीव। आई अवेल्ड कैजुअल लीव, यानी मैंने कैजुअल लीव अवेल की, उपभोग किया मैंने कैजुअल लीव का। ये बोलने के लिए हम आई अवेल्ड माई सेल्फ। अब ये माई सेल्फ यहां पर लगाना ही होता है क्योंकि कुछ इन शब्दों के साथ ऐसा दुराग्रह है कि इन वर्ब्स के साथ आपको माई सेल्फ देना। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ कैजुअल लीव, ऐसा देना पड़ेगा। ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज स्टाइल। ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज स्टाइल, उसकी स्टाइल पर उसे बड़ा घमंड है। ही एड्रेस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरपर्सन। यहां पर देखिए, ही एड्रेस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरपर्सन, ये कुछ ऐसी सेंटेंस है एड्रेस के साथ में आया हुआ हिमसेल्फ। ये ही हिमसेल्फ एड्रेस्ड ऐसा नहीं है, ध्यान में रखना। शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास। आई एंजॉयड माई सेल्फ। थोड़ा ये ट्रिकी है लेकिन इसकी रचना कुछ ऐसी ही होती है। शी किल्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को मार डाला, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। वो उसने कुछ ऐसा किया कि वो मर गई, ऐसा इसका तात्पर्य है। आई वॉश माई सेल्फ व्हेन आई गेट अप, मैं नहाता हूं जब मैं उठ जाता हूं, लाइक दिस। आई सॉ माई सेल्फ इन मिरर। या देखिए, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है।
सब्जेक्ट जो है आई, और ये जो ऑब्जेक्ट है सॉ के बाद आया हुआ, वो भी खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई सॉ मी इन द मिरर ऐसा नहीं होगा। आई सॉ इन द मिरर भी आप बोल के पीछा छुड़ा सकते हो, लेकिन मैंने अपने आप को शीशे में देखा ऐसा कहने के लिए आई सॉ मी इन द मिरर नहीं होगा, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर होगा। ही सॉ मी इन द मिरर, ठीक है, उसने मुझे आईने में देखा, दैट इज ओके। वी वेंट देयर एंड एंजॉयड आवरसेल्व्स, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स, ये देना जरूरी होता है। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ अपॉर्चुनिटी, तुमने मौके का फायदा उठाना चाहिए। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ अपॉर्चुनिटी। ही ट्राइड टू हाइड हर सेल्फ हिमसेल्फ, शी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, वो अपनी सुंदरता पर नाज करती है। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, लेकिन आई वेंट ऑन हॉलीडे बाय माई सेल्फ, इसको बोलने का मतलब है आई वेंट अलोन। बाय माई सेल्फ जब आता है, बाय योर सेल्फ, बाय हर सेल्फ, ऐसा जब आएगा मतलब वह खुद अकेला, वह अकेला, वह अकेली, बाय हर सेल्फ बोलेंगे तो आई वेंट ऑन हॉलीडे बाय माई सेल्फ। यहां ध्यान में रखना बाय माई सेल्फ आ गया मतलब मैं अकेला, ऐसा इसका होता है। वॉज शी विथ फ्रेंड्स, वॉज शी विथ फ्रेंड्स, क्या वो अपने मित्रों के साथ थी? नो, शी वॉज बाय हर सेल्फ। शी वॉज अलोन बोलने की जगह पर हम शी वॉज बाय हर सेल्फ बोल सकते हैं, और यहां बाय सेल्फ का मतलब होता है वह अकेली। एंजॉयड ऑलवेज टेक ऑब्जेक्ट, ध्यान में रखना एंजॉय शब्द ऐसा है इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता ही आता है। वी एंजॉयड आवर सेल्फ, यहाँ पे आवर सेल्फ ऑब्जेक्ट है। लास्ट वीक, वी एंजॉयड द पिकनिक लास्ट वीक, ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन इसके बाद में ऑब्जेक्ट देना जरूरी होता है, ये ध्यान में रखना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उनके बाद में आता है, जब वो खुद ही ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये जो हमने देखा। आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले पियानो, मैं अपने आप को पियानो सिखा रहा हूं, ऐसा बोलने के मतलब मैं पियानो सीख रहा हूं। बी केयरफुल विद दैट नाइफ, यू माइट कट योर सेल्फ, तुम अपने आप को काट लोगे या तुमको चोट लग जाएंगे, ऐसा बोलने के लिए हम कहते हैं बी केयरफुल विद दैट नाइफ, यू माइट कट योर सेल्फ। ये कुछ ऐसे ट्रिकी सेंटेंसेस हैं। वर्ब्स मोस्ट ऑफन फाउंड विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये इन कुछ प्रोनाउंस के साथ में कुछ ये वर्ब आते हैं, जैसे कट, यू विल कट योर सेल्फ जैसा लिखा है। ड्राई, एंजॉय, हर्ट, इंट्रोड्यूस, किल, प्रिपेयर, टीच, ये कुछ ऐसे हैं। द वर्ब एंजॉय ऑलवेज हैज एन ऑब्जेक्ट, ध्यान में रखना। वी ऑल एंजॉयड द पार्टी, इट्स ओके, एंजॉय के बाद में हमने एक ऑब्जेक्ट दिया है। आई रियली एंजॉयड माई लंच। इफ एंजॉय हैज नो अदर ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, जैसे माई लंच या पार्टी, ऐसा कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा, वी आर सेल्फ बोलना पड़ेगा। दे ऑल एंजॉयड नहीं होगा, दे ऑल एंजॉयड देमसेल्व्स। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स ऐसा बोलना। आई रियली एंजॉयड नहीं होगा, आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ, ऐसा। अगर इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू योर सेल्फ हैव टू बिकम एन ऑब्जेक्ट। लेकिन कई बार ये होता है कि जो आदमी अपना खुद का काम खुद करता ही है, विच इज अंडरस्टूड, तो उसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं। जैसे हम नहाते हैं तो खुद ही नहाते हैं, तो वी नीड नॉट से कि भाई ही वॉश्ड हिमसेल्फ इन कोल्ड वाटर, ऐसा नहीं बोले, ही वॉश्ड इन कोल्ड वाटर, इट्स इनफ, वो सही, ये सही है। ही ऑलवेज शेव्ड बिफोर गोइंग आउट इन द इवनिंग, वो ही ऑलवेज शेव्ड हिमसेल्फ ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये काम आदमी खुद का खुद ही करता है। माइकल ड्रेस्ड एंड गॉट रेडी, ड्रेस्ड हिमसेल्फ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई सेंटेंसेस में जैसे देखो जहां पर एम्फेसिस देना होता है, जहां पर ये बात बड़ी नॉर्मल नहीं होती, जैसे ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरीज, उसे चोट लगने के बावजूद उसने अपने आप के खुद के कपड़े पहने, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। यहां हमको बोलना ये आवश्यक हो रहा है क्योंकि ये बड़ी यूजुअल बात नहीं है, उसे चोट लगी है। शी इज ओल्ड इनफ टू वॉश हर सेल्फ, यानी वो इतनी बड़ी है कि वो खुद नहा सकती है, उसको नहलाने की जरूरत नहीं। शी इज ओल्ड इनफ टू वॉश हर सेल्फ, यहां पर हमको उस चीज को एम्फेसाइज करना है, इसलिए हर सेल्फ की जरूरत है।
केस जो नाउन या प्रोनाउन का जो केस होता है, केस ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन बिफोर एंड आफ्टर बी इज सेम। बी के पहले जो केस है वही आफ्टर बी आएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट जो होता है, व्हेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज अ प्रोनाउन इट इज ऑलवेज इन नॉमिनेटिव केस। अब जैसे प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस जो है, जैसे आई का आई ही है, तो अगर ये बी के बाद आ रहा है, यानी इज एम आर के बाद आ रहा है, तो ये हमेशा नॉमिनेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस में ही रखें। इट इज मी नहीं बोलेंगे, इट के बाद इज आया है, इट के बाद इज आया जो कि बी की एक शक्ल है, यानी मैं हूं बोलने के लिए इट इज आई बोलेंगे, इट इज मी नहीं बोलेंगे। मी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, बट ग्रामेटिकली इट इज आई। किसी ने पूछा भाई कौन है, दरवाजे पे दस्तक हुई है, तो हम कह सकते हैं इट्स आई, इट्स आई शरद सबकाल, ऐसा बोल सकते हो आप। इट इज ही, वह है। इट इज वी, हम हैं। यहां पर यह हम है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, इट इज वी मतलब हम है, ये इसका तात्पर्य। इट इज दे यानी वे है, लाइक दिस। इस चीज को ध्यान में रखना है कि इट इज हिम, इट इज हर, इट इज देम, ऐसा नहीं होगा, इट इज दे। ध्यान रखना है कि बी के बाद यानी कि इज एम आर के बाद हमेशा ये सब्जेक्टिव केस में ही रहते हैं, ये क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उसके कॉम्प्लीमेंट है। इट वॉज शी, फॉर एग्जाम्पल वो थी। इट वॉज शी का मतलब ये नहीं कि यह वो थी या वह ये थी, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। इट वॉज शी यानी वह थी, हु क्रिएटेड प्रॉब्लम, वो थी जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की। इट वॉज शी। अब ये इट ऐसा है कि यहाँ का नाउन, यहाँ का प्रोनाउन प्लूरल हो सिंगुलर हो, सब के लिए इट आएगा। इट वॉज शी हु क्रिएटेड प्रॉब्लम। इट इज ही, वो है। इट इज आई, मैं हूं। इट इज दे हु वेंट ऑन स्ट्राइक, वे थे जो स्ट्राइक पे गए, जो हड़ताल पे। इट इज दे। यहां देखिए इट इज और यहाँ इट आर वगैरह कुछ नहीं है, इट इज दे, वे थे। इट इज दे हु वेंट ऑन स्ट्राइक, या ये वे है जो स्ट्राइक पे गए, ऐसा भी कह सकते हैं। इट इज शी, हर नहीं होगा। इट वॉज ही हु वॉज रियली गिल्टी, इट वॉज ही, वो था जो रियल में दोषी था। इट वॉज हिम हु वॉज रियल गिल्टी, ऐसा आजकल बोलते हैं। इट वॉज ही हु वॉज पनिश्ड। अब देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इट वॉज ही हु वॉज पनिश्ड, इट वॉज हिम हु वॉज पनिश्ड। ये गलत है, ये गलत है। इट वॉज हिम हु वॉज पनिश्ड ये गलत है, लेकिन ये बोलचाल की भाषा में कहते हैं। इट वॉज हिम भी कई बार यूज होता है, लेकिन करेक्ट है इट वॉज ही हु वॉज गिल्टी, इट वॉज ही हु वॉज पनिश्ड, ऐसा होना चाहिए। इट, दिस, ही, शी, इट, दे ऑल आर इन सब्जेक्टिव केस। ये सारे के सारे आप देख रहे हो सब्जेक्टिव केस में है। फिर ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा आई और यू होता है। सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और थर्ड पर्सन में आई, वी और यू को छोड़ के दुनिया भरे की सारी चीजें होती है। उसमें कुछ सिंगुलर होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं। स्पीकिंग ऑर्डर हमेशा यू, ही और आई ऐसा रहता है, ये ध्यान में रखना। 2, 3, 1। जैसे यू, ही एंड आई वर रिवार्डेड। क्योंकि रिवार्ड करना ये एक अच्छी बात है, ये उपलब्धि की बात है, तो हम इसमें सबसे कम क्रेडिट खुद को देंगे और आखिरी में अपना नाम लेंगे। ये एक मैटर ऑफ मैनर अंग्रेजी भाषा में है। यू, ही एंड आई वर रिवार्डेड, यानी तुम्हें, उसे और मुझे रिवार्ड किया गया था। लेकिन आई, ही एंड यू वर पनिश्ड, ये निगेटिव बात है पनिश्ड, तो इसमें हम पहले अपने आप को रखेंगे और सामने वाले को सबसे पीछे रखेंगे। इस चीज का ध्यान में रखना है, ये मैनर होता है। वी, यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर लाइक दिस। तो ये इस प्रकार से जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है, तो यहां अपने आप को पहले रख लिया, वी, यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर, ऐसा। जब प्रोनाउन, व्हेन प्रोनाउन इज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज इन सब्जेक्टिव केस, ये सीधी बात है। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है तो देन इट इज ऑलवेज इन सब्जेक्टिव केस। और ये जो अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दो चीजों का होता है, एक तो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इन, ऑन, अंडर, फ्रॉम, टू, अलोंग, जो भी है ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस है, और इनके बाद में जो आते हैं वो भी ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा
या प्रोनाउन होगा, और नाउन या प्रोनाउन जो भी रहते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। हालांकि नाउन का ऑब्जेक्टिव केस तो बदलता नहीं है, वैसी ही शक्ल रहती है उसकी, लेकिन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है। तो ये ध्यान में रखना। जैसे आई कॉल्ड हिम, अब कॉल्ड एक वर्ब है, उसके बाद में हिम आया है, आई कॉल्ड ही नहीं होगा, आई कॉल्ड हिम होगा। सेंड लेटर टू देम, अब देखिए ये टू एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद में जो ये ऑब्जेक्ट आया है प्रोनाउन की शक्ल में, दैट इज इन ऑब्जेक्टिव केस। सेंड लेटर टू दे नहीं होगा, सेंड लेटर टू देम होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस का ध्यान में रखना है। व्हेन प्रोनाउन इज सब्जेक्ट ऑफ टू इन्फिनेटिव, ध्यान में रखिए कि टू इन्फिनेटिव और जेरेंड, यानी कि टू और V1, यानी कि टू गो, टू सिंग, टू डांस, टू प्ले, जब इसका अर्थ खेलना, सोना, खाना इस प्रकार का होता है, या सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, यानी गाना, खेलना, ऐसा जब इसका अर्थ होता है, तो जब टू लग जाता है तो उसको टू इन्फिनेटिव बोलते हैं, जब ING लग जाता है तो उसे जेरेंड कहते हैं। ये क्रियाओं का नाम है, इसलिए नाम किसी भी चीज का, क्रिया का भी नाम ये एक नाउन है। तो व्हेन प्रोनाउन इज सब्जेक्ट ऑफ ए टू इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव का कोई सब्जेक्ट अगर है प्रोनाउन, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये ध्यान में रखना है। और एंड व्हेन कम्स बिफोर जेरेंड इट इज इन पॉजिटिव केस, जेरेंड के पहले अगर आएगा तो वो पॉजिटिव केस में होगा, और टू इन्फिनेटिव का अगर सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू वांट टू मी टू आंसर दिस क्वेश्चन, डू यू वांट मी टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस सवाल का जवाब दूं? तो डू यू वांट आई आंसर दिस क्वेश्चन नहीं होगा, डू यू वांट मी, क्योंकि ये जो वांट है इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट मी हो गया है, और यही मी इस टू आंसर का सब्जेक्ट हो गया है। ऐसा कुछ इसके अंदर की ग्रामर है। तो डू यू वांट मी टू आंसर, डू यू वांट आई टू आंसर नहीं होगा, डू यू वांट अस टू प्ले, यानी क्या तुम चाहते हो कि हम खेलें साथ साथ। डू यू वांट देम टू गो टू मार्केट, क्या तुम चाहते हो कि वे मार्केट जाए। तो लाइक दिस, डू यू वांट ये, डू यू वांट मी टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस सवाल का जवाब दूं। आई वॉज श्योर ऑफ हिज विनिंग द रेस, अब हिज विनिंग द रेस, आई वॉज श्योर ऑफ व्हाट, मैं श्योर था, मैं निश्चित था, सुनिश्चित था किस चीज के बारे में। आई वॉज श्योर ऑफ हिज विनिंग द रेस, उसके रेस जीतने के बारे में, या उसके रेस जीतने को लेकर मैं मुतमईन था, मैं श्योर था, मैं आश्वस्त था, ऐसी बात है। तो हिज विनिंग रेस होगा, हिम विनिंग रेस नहीं होगा, ही विनिंग रेस भी नहीं होगा। आई डोंट लाइक यूर लविंग हर, तुम्हारा उसे पसंद करना मुझे पसंद नहीं है, इस प्रकार से। या तुम्हारा उसे प्यार करना मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक यूर लविंग हर, आई डोंट लाइक यूर प्लेइंग विद दोज बॉयज। तो इस प्रकार से, क्योंकि योर ये एक पॉजिटिव केस में आया हुआ है, तो मुझे तुम्हारा उनके साथ खेलना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक यूर प्लेइंग विथ दोज बॉयज, उन बच्चों के साथ। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि यहाँ पर ये हिज आया है और यहाँ ये योर जैसे आया है, और ये दोनों के दोनों जो है ये जेरेंड के पहले आए हैं, बिफोर आए हैं। तो इसको यूज करते समय हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। इट का इस्तेमाल जो है वो प्रोनाउन के रूप में होता है लाइफलेस चीजों के लिए, यानी जो बेजान चीजें, इनएनिमेट है ऑब्जेक्ट्स जितने भी, और न्यूट्रल जेंडर के लिए, जो फीमेल या मेल नहीं है ऐसे जेंडर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज बुक, हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। टेक हिम अवे, हर अवे, ये तो नहीं होगा। तो चूंकि बुक जो है ये एक बेजान चीज है, तो टेक इट अवे। हियर इज योर बुक, ये रही तुम्हारी किताब। हियर इज योर बुक का मतलब यहाँ है तुम्हारी किताब, ऐसा नहीं होता है। हियर इज योर बुक मतलब ये रही तुम्हारी किताब, ऐसा एक बोलचाल का स्लैंग है ये। तो ये किताब रही, या ये रही तुम्हारी किताब, या ये है किताब। हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। इट डिस्पर्स्ड, एक क्राउड के बारे में बात हो रही है। देयर वॉज ए बिग क्राउड, ग्रेजुअली इट डिस्पर्स्ड, यानी धीरे धीरे वो डिस्पर्स हो गया, बिखर गया।
इट नाउ स्टैंड्स फॉर क्राउड एंड क्राउड इज अ न्यूट्रल जेंडर। तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखना है कि उसके लिए इट आएगा। इट इज अ ब्रश, यहां पर एक ब्रश की बात हो रही है तो वो बेजान है, जाहिर है। दे आर ब्रशेस, दे ये प्लूरल के लिए बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसे ध्यान में रखना। दे आर ट्रीज बोल सकते हो आप, दे आर पाम ट्रीज बोल सकते हो आप, दे आर चिल्ड्रन जैसा बोल सकते हो जानदार बच्चों के लिए, वैसे ही दे आर ट्रीज आप बोल सकते हो। कलेक्टिव नाउन ये हमेशा न्यूट्रल जेंडर का होता है। द जूरी हैज ऑलरेडी गिवन इट्स वर्डिक्ट, हिज वर्डिक्ट, देयर वर्डिक्ट ऐसा नहीं होगा। जूरी इज कलेक्शन ऑफ सर्टेन वाइज पीपल, जूरी की एक बेंच होती थी पहले के जमाने में। तो जूरी हैज ऑलरेडी गिवन इट्स वर्डिक्ट, बट चूंकि यहाँ जूरी एक कलेक्शन ऑफ वाइज पीपल है तो वो कलेक्शन एक न्यूट्रल जेंडर में आएगा, कलेक्टिव नाउन। इट का इस्तेमाल स्मॉल एनिमल्स के लिए भी होता है, डोमेस्टिक एनिमल के लिए, जैसे चूहा है, काऊ है, रैट है, हेन है, हॉर्स है। आई कांट पार्ट विथ माई काऊ एज इट यील्ड्स 5 kg ऑफ मिल्क डेली। आई कांट पार्ट विथ यानी मैं बिछड़ नहीं सकता हूँ उससे, या मैं इसको अलग नहीं कर सकता हूँ अपने आप से, ऐसा इसका अर्थ है। आई कांट पार्ट विथ माई काऊ एज इट यील्ड्स 5 kg ऑफ मिल्क डेली। 5 लीटर दूध देती भाई, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ, लाइक दिस। अगर हमको उसका जेंडर बताना है, वो मेल है या फीमेल है, ऐसा अगर बताना है, तो हम जानवरों के साथ भी ही और शी का इस्तेमाल एज अ प्रोनाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, यहां हमने इट का इस्तेमाल किया है। हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, यहां पर भी हमने इट का इस्तेमाल किया। वी डोंट वांट टू स्पीक अबाउट देयर जेंडर, लेकिन अगर जेंडर मालूम है, बताना है, तो दिस वेराइटी ऑफ डॉग्स इज वेरी फेथफुल, ही इज माई पेट डॉग। यहां हमने बता दिया कुत्ता है, मेल डॉग है, तो ही इज माई पेट डॉग, ऐसा बोल करके उसको हमने एक जेंडर भी जाहिर कर दिया उसका। छोटे बच्चों के लिए अगर हमको उसका मेल फीमेल नहीं बताना है, तो भी हम उसके साथ में इस्तेमाल इट का कर सकते हैं। व्हेन आई सॉ अ चाइल्ड इट वाज सिक, ही वाज सिक या शी वाज सिक, वी आर नॉट क्लियर अबाउट द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज सिक, वो बच्चा बीमार था। एज अ प्रोविजनल सब्जेक्ट भी इट का इस्तेमाल होता है, इट और देयर का। इसका इस्तेमाल हम बाद में देखेंगे, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर अपने आप में। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो हमेशा एग्रीमेंट में होना चाहिए जिस नाउन के लिए वो स्टैंड फॉर कर रहा है, जेंडर के हिसाब से भी, नंबर के हिसाब से भी, और पर्सन के हिसाब से भी। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, सावित्री सिंग्स वेल, शी हैज गुड वॉइस। नाउ दिस शी स्टैंड्स फॉर सावित्री, सावित्री के लिए शी आया है क्योंकि ये फीमेल है। वुमेन आर टॉकेटिव फॉर दे कांट हेल्प इट, विमेन, विमेन यानी औरतें, दे कांट हेल्प इट, वो उसके बिना नहीं रह सकती, ऐसा इसने कहा है। तो ये विमेन के लिए आया है दे, प्लूरल। द सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट पुट हिज सिग्नेचर ऑन पेपर, अगर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है तो हिज सिग्नेचर लिख दिया। अब यहां पर हिज आया है, ये उस व्यक्ति से कॉन्कॉर्ड में, एग्रीमेंट में है, ये ध्यान में रखना है। द सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट पुट देयर सिग्नेचर, नाउ देयर आर टू पर्सन्स, मे बी सेक्रेटरी इज वन पर्सन, प्रेसिडेंट इज अनदर पर्सन, सो पुट देयर सिग्नेचर एज दे आर टू पर्सन्स। द कलेक्टर एंड डीएम देन वाज मिस्टर सेन, अब ये एक ही व्यक्ति था, कलेक्टर भी था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी था, मिस्टर सेन था उस जमाने में, इसलिए उसको वैसा कहा है। पॉजेसिव प्रोनाउन को हम देख लें थोड़ा सा। ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो पोजीशन बताते हैं, कि मिल्कियत बताते हैं, किसी का स्वामित्व बताते किसी चीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, माइन यानी मेरा, योर्स यानी तुम्हारा, हर्स यानी उसका, किसी महिला का, हिज किसी व्यक्ति का, आदमी का, आर्स यानी हमारा, देयर्स यानी उनका। यहां देखना, देयर्स अपोस्ट्रोफी एस नहीं आया है, ये हमेशा आफ्टर दी वर्ब यूज्ड आफ्टर वर्ब बी के बाद में आता है, एंड नॉट बी यूज्ड बिफोर नाउन। और नाउन के पहले अगर आएगा ना तो वो एडजेक्टिव के रूप में रहता है, जैसे माई शर्ट,
दिस इज माई शर्ट बोल सकते हो, दिस शर्ट इज माइन भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ये शर्ट मेरा है। ये ध्यान में रखना है कि इसको वर्ब के बाद आता है। योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर। तुम्हारा भाई तो भाई पैसे वाला है, लेकिन माइन, यहां माइन का मतलब है माय ब्रदर। इंस्टेड ऑफ राइटिंग माय ब्रदर यू कैन पुट माइन, बट माइन इज पुअर, यानी मेरा वाला या मेरा जो है वो गरीब है, तुम्हारा भाई तो पैसे वाला है। तो यहाँ पर योर्स ब्रदर लिखा हुआ है, योर्स ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर, ऐसा नहीं होगा, योर ब्रदर होगा। ये ध्यान में रखना, योर ये एक एडजेक्टिव है, योर ब्रदर, योर इज एन एडजेक्टिव, योर्स इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन, ध्यान में रखना है। तो योर्स ब्रदर नहीं होगा। दिस हैट इज माइन, ये टोपी मेरी है। द फॉल्ट इज देयर्स, कसूर उनका है, अनेक लोगों का। दिस फ्रॉक इज हर्स, दिस फ्रॉक इज हर नहीं होगा, क्योंकि हर जो है ये एडजेक्टिव है, तो ये ऐसा अकेला कभी भी नहीं आएगा, तो इसके बाद में कोई नाउन आना चाहिए। दिस फ्रॉक इज हर्स, ये फ्रॉक उसकी है। ये जो आते हैं हर्स, आर्स, देयर्स, ये हमेशा लास्ट में आते हैं सेंटेंस के। आर्स इज अ बिग हाउस, अब देखिए ये शुरू में आया है आर्स, यानी इस आर्स का मतलब है आर हाउस। आर्स इज अ बिग हाउस, आर्स इज अ बिग स्कूल, ये जो स्कूल शब्द आया है ये इस आर्स को डिफाइन करेगा। तो ये आर्स इज अ बिग हाउस मतलब आर हाउस, या आर्स हाउस इज अ बिग हाउस ऐसा बोल सकते हो। देयर्स इज अ गुड कंपनी, यानी उनकी कंपनी अच्छी है, देयर्स इज अ गुड कंपनी। यहां देखिए ये कंपनी जो शब्द लास्ट में आया है, इससे पता पड़ जाता है कि ये उनकी कंपनी की बात हो रही है, देयर्स मतलब देयर कंपनी, लाइक दिस। पॉजेसिव प्रोनाउन कांट बी यूज्ड टू शो रिलेशंस, जैसे दिस ब्रदर इज माइन, ऐसा नहीं कह सकते हो। दिस ब्रदर इज माइन ऐसे रिलेशन वाले को नहीं कह सकते, बट दिस बुक इज माइन ऐसा कह सकते हो, क्योंकि बुक और रिलेशंस में फर्क है। बुक एक पोजीशन वाली बात है, लेकिन रिलेशन ये ऐसी पोजीशन वाली बात नहीं है। दिस फ्रेंड इज योर्स ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज ए कजिन ऑफ योर्स ऐसा कह सकते हो। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो है, दिस ब्रदर इज माइन, हिज फ्रेंड इज योर्स, दिस फ्रेंड इज योर्स, ऐसा नहीं कह सकते, ध्यान में रखिएगा। यहां पर मैं इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं। लेक्चर नंबर 28 में भी हम लोग प्रोनाउन को ही आगे डिस्कस करेंगे। देखिए ये चीजें चाहे रिटर्न इंग्लिश हो, स्पोकन इंग्लिश हो, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ज़रूर इसमें कुछ पेशेंस की, धीरज की ज़रूरत है। इसी को सीखते सीखते हम लैंग्वेज को भी सीखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ और सीखना होता है। ये बारीक चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा धीरज रखेंगे और सारे जो लेक्चर्स है उसको बारीकी से सुनेंगे। इसके बाद में लेक्चर नंबर 28 में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और शायद एक दो वीडियो इस पर और आएंगे, और उसके बाद में मैं टेंसेस शुरू करूंगा। तो इफ यू फाइंड दिस चैनल यूजफुल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and press bell icon to get the latest videos on this channel. Thank you very much.